नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। बचपन में एक गीत मैं बहुत सुना करता था। पहाड़ों में रहता था, आज का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो कैसेट्स चला करते थे। एक पंजाबी गीत आज मुझे याद आ गया। गायक का नाम याद नहीं है, शायद पंजाबी भी सही से नहीं बोल पाऊं, मगर गीत कुछ यूं था कि कुड़ा कुड़ी नू नैनता मारे, आजा हुस्न दिए सरकारे, कुड़ी हंस के नीनिया पावे तो समझो मामला गड़बड़ है। हिंदी में इसको यूं समझिए कि लड़का लड़की को आंख मारे और लड़की हंस दे तो समझो मामला गड़बड़ है। बड़ा अच्छा लगता था उन दिनों एक गीत, जितना समझ में आता था। बहरहाल, मामला गड़बड़ है से बात करते हैं। दिल्ली में चल रहा है शीतकालीन सत्र। ठंड कम है लेकिन शीतकालीन सत्र है, क्योंकि दिसंबर में होता है और इसका नाम है शीतकालीन सत्र। तो माना तो यह जाना चाहिए कि सब कुछ शांतिपूर्ण होना चाहिए, शीत होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में राजनीतिक तापमान बहुत गर्मा गया है और इस गर्माहट का कारण है एक व्यक्ति, जोशी जी। जोशी जी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। इनका पूरा नाम है हिरेन जोशी। ये प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी हैं, या आप कह सकते हैं थे, क्योंकि ऐसे समाचार आ रहे हैं कि यकायक ही हिरेन जोशी जी पीएमओ से हटा दिए गए हैं, उनका इस्तीफा ले लिया गया है या वो स्वयं गायब हो गए हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं आज ओएसडी हिरेन जोशी जी की, जिनके कारण विपक्ष को मौका मिल गया है सीधे प्रधानमंत्री पर वार करने का, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने का। तो आज चर्चा जोशी जी की। हिरेन जोशी वो व्यक्ति हैं जिनको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि उनका नाम महादेव बैटिंग ऐप स्कैम से जुड़ गया है और दिल्ली की राजनीति का तापमान इस एक आरोप ने, इस एक व्यक्ति पर लग रहे आरोपों ने गरमा दिया है। कांग्रेस सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को टारगेट कर रही है और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रही है। और एक घटना हुई इसी के साथ कि ना केवल हिरेन जोशी बल्कि दो अन्य महत्वपूर्ण लोग, एक है प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल और दूसरे हैं लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन, इन दोनों ने भी अचानक इस्तीफा दे दिया है और इसके तार भी जुड़ रहे हैं, जैसा चर्चाएं हैं, महादेव बैटिंग ऐप से और जोशी जी से, हिरेन जोशी जी से। निश्चित तौर पर दिल्ली की राजनीति, केंद्र की राजनीति इन दिनों किसी अनदेखे दबाव, अनकहे संकट और अनसुनी हलचलों के बीच ऐसे चल रही है मानो सत्ता के ऊपरी गलियारों में कोई गहरा कंपन, कोई भूकंप आ गया हो। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर लॉ कमीशन और प्रसार भारती तक एक के बाद एक बड़े नामों की चर्चा, अफवाहों का दौर, इस्तीफे, आरोप और प्रत्यारोप, इसने पूरे माहौल में, दिल्ली के सत्ता गलियारों में बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है। और जैसा मैंने कहा, केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी माने जाने वाले हिरेन जोशी जी। ये हिरेन जोशी कभी भी सुर्खियों में नहीं रहते हैं, पीछे से काम करते हैं, पर्दे के पीछे से, लेकिन इस बार ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आ गए। कांग्रेस ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जोशी जी का नाम लिया और यह अभूतपूर्व था। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर जोशी जी निजी बिजनेस चलाया करते थे, महादेव बैटिंग ऐप में उनकी हिस्सेदारी थी। पवन खेड़ा का कहना है कि विदेशी यात्राओं के दौरान, जो जोशी जी की विदेशी यात्राएं थी, उनमें वो कुछ संदिग्ध लोगों से मुलाकात किया करते थे। और उनका ये भी कहना है, पवन खेड़ा का, कि सरकार द्वारा बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। पवन खेड़ा साहब ने चुनौती दे दी है कि हिरेन जोशी जी कोई साधारण नाम नहीं है, वे पीएमओ के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, जिनके हाथ में प्राइम मिनिस्टर का पूरा डिजिटल सिस्टम का कंट्रोल है। और ये वही व्यक्ति हैं, बकौल पवन खेड़ा, जो इस देश के लोकतंत्र की हत्या में शामिल हैं। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं।
हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से, सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। अब आरोप क्या है वो समझिए। लॉ कमीशन में हाल ही में नियुक्त किए गए एक सदस्य हितेश जैन को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और यह भी चर्चा है कि उनसे यकायक ही उनका सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया, यानी उनसे कह दिया गया कि गुरु अब आप यहां से भाग लो। सोशल मीडिया से लेकर पत्रकारिता के हलकों तक आरोपों का जाल फैला हुआ है कि जैन कथित तौर पर बैटिंग ऐप के पक्ष में कानूनों में ढील बढ़ाने का काम लॉ कमीशन में बैठ के कर रहे थे, और जोशी जी से उनका गहरा संबंध था। इस घटनाक्रम में एक मोड़ तब आ गया जब प्रसार भारती के चेयरमैन और मीडिया मैनेजमेंट के महारथी कहे जाने वाले रिटायर्ड आईएएस नवनीत सहगल ने भी अचानक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और उनका इस्तीफा भी तत्काल स्वीकार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं कि नवनीत सहगल आखिर कितने बड़े कलाकार हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में वो पावरफुल नौकरशाह थे। उससे पहले जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो भी नवनीत सहगल पावरफुल ब्यूरोक्रेट थे, और फिर आया योगी आदित्यनाथ जी का दौर। कुछ समय तक नवनीत सहगल हाशिए में पड़े रहे थे, लेकिन फिर पावरफुल पोजीशन में आ गए, रिटायर हुए और यकायकी केंद्र की सत्ता के करीब आ पहुंचे। प्रसार भारती जैसी संस्था के उन अध्यक्ष तक बन गए। ये वही नवनीत सहगल हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे, और ये वही नवनीत सहगल हैं जिन्होंने सुधीर चौधरी को 15 करोड़ रुपए का वार्षिक पैकेज देकर दूरदर्शन के लिए हायर किया था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े कलाकार हैं। और जैसे ही उनके इस्तीफे की खबर आई तो उसको एकदम से जोड़ दिया गया महादेव बैटिंग ऐप की जांच से, जोशी जी से और लॉ कमीशन के चेयरमैन जैन से। दिल्ली के सत्ता गलियारों में फुसफुसाहट है, कानाफूसी का दौर है कि ऐसे कुछ नाम सामने आ रहे हैं जिन पर अब कार्रवाई करने का निर्णय टाला नहीं जा सकता था, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। आपको पता है, हर जागरूक व्यक्ति को पता है कि महादेव बैटिंग ऐप का नेटवर्क पिछले कुछ वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सट्टेबाजी के कारोबार में शामिल रहा है। इसके जो ऑनर्स हैं, कर्ता धर्ता हैं, संचालक हैं, सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल, उन पर आरोप है कि उन्होंने हवाला के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पॉलिटिशियंस को, पुलिस ऑफिसर्स को और बड़े अधिकारियों को पैसा पहुंचाया, और इसी बात की जांच एजेंसियां कर रही हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि जांच की आंच दिल्ली के सत्ता शीर्ष तक पहुंचने लगी थी, इसलिए ये 3 दिग्गजों को यकायकी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस इस विवाद को लगातार उठाने का काम शीत सत्र के दौरान करेगी। कांग्रेस की कद्दावर धाकड़ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने सरकार की चुप्पी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री के सबसे करीबी रहे ओएसडी को अचानक हटाया जाता है,
प्रसार भारती प्रमुख का अचानक इस्तीफा हो जाता है और लॉ कमीशन सदस्य को अचानक बाहर कर दिया जाता है, यह सब संकेत है कि पीएमओ में कुछ गंभीर गड़बड़ है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। सुप्रिया का यह भी कहना है कि मीडिया जो उनके इशारे पर नाचता रहा, आज वही व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। यह पहला मौका नहीं है जब जोशी जी, हिरेन जोशी विवादों में आए हैं। पहला मौका इस दृष्टि से जरूर है कि अब उनका नाम सार्वजनिक तौर पर आ रहा है, लेकिन बीजेपी के ही डिससेटिस्फाइड सदस्य, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी पूर्व में भी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि हिरेन जोशी मीडिया को प्रधानमंत्री के कहने पर धमकाते हैं, विपक्षी नेताओं की खबरें ना चलें इसके लिए पत्रकारों पर दबाव बनाते हैं और आईटी सेल, जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसको भी मॉनिटर करते हैं। जून 2023 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया में यहां तक लिख दिया था कि भारतीय और विदेशी मीडिया को मिलने वाली ज्यादातर धमकियां जोशी जी से आती हैं, मोदी को उनको निकाल देना चाहिए या फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जोशी को हमेशा ही एक रहस्यमय, लो प्रोफाइल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता रहा है। पत्रकारों के बीच में जोशी जी बड़े चर्चित रहे हैं। इसलिए चर्चित रहे हैं, अब तो बहुत सारे पत्रकार कहने लगे हैं। 2024 में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पुस्तक आई थी, उसमें भी जोशी जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। चर्चा ये होती है कि मोदी जिस सटीक और तेज सोशल मीडिया की रणनीति के लिए जाने जाते हैं, उसके पीछे असली दिमाग जोशी जी का ही है। ओपन मैगजीन और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि वो हर सुबह प्रधानमंत्री जी से मिलते थे, सोशल मीडिया की पूरी ब्रीफिंग देते थे और यही नहीं, पार्टी कैडर के लिए वे ही संदेश तैयार करते थे, चुनावी रैलियों में साथ रहते थे, स्पीच की हाइलाइट्स नोट करते थे और मीडिया को गाइड करते थे, गोदी मीडिया को गाइड करते थे कि आज का नैरेटिव किस प्रकार प्रधानमंत्री के पक्ष में पेश किया जाए। जोशी जी की खुद की कहानी भी बड़ी रोचक है। एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर से लेकर नरेंद्र मोदी जी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बनने की यात्रा आप कह सकते हैं बिल्कुल बॉलीवुड की पटकथा जैसी है। गुजरात में कहा जाता है कार्यक्रम के दौरान कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी और उसी दौरान कोई प्रेजेंटेशन चल रहा था, उसमें कुछ खराबी आ गई थी। उसी समय मोदी जी से, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई जोशी जी की। उन्होंने उस टेक्निकल गड़बड़ी को मिनटों में सही कर दिया था और वहीं से उनका जीवन बदल गया। गुजरात चीफ मिनिस्टर ऑफिस में वो ओएसडी बन गए। मोदी जी की दिनचर्या ट्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर उनके द्वारा बनाया गया और 2014 में नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने पर वे भी साथ आ गए और पीएमओ के सबसे शक्तिशाली अधिकारी के रूप में स्थापित हो गए। 2014 में अपनी जापान यात्रा से पहले, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी की पहली विदेश यात्रा जापान की हुई थी और उस यात्रा से पहले मोदी जी के ट्विटर अकाउंट से जापानी भाषा में 8 ट्वीट हुए थे और इसको तब कहा गया था डिप्लोमेसी, ट्विटर की डिप्लोमेसी। ऐसा बताया जाता है कि इसका भी मास्टरमाइंड जोशी जी ही थे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए राजनीति कैसे की जाए। पीएमओ के अनुसार जोशी की आधिकारिक सैलरी भले ही कम हो, लेकिन उनकी भूमिका सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे गोपनीय और सबसे महत्वपूर्ण रही है। अब इसी व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहते हुए निजी व्यापारिक संबंध बनाए, महादेव ऐप स्कैम से वे जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है और जब वो विदेश यात्राएं करते थे वो संदिग्ध लोगों से मुलाकात करते थे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जब तक खुलकर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बात सामने नहीं बताएगी तो मामला और जटिल होता जाएगा। पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी, कि लोकतंत्र को इतनी आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। कोशिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन अब समय आ गया है बीजेपी को जवाब देना होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि हिरेन जोशी जी वास्तव में पीएमओ में अब सक्रिय भूमिका में नहीं है तो सरकार ये बात ऑफिशियली क्यों नहीं कबूल रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो दिल्ली के सत्ता गलियारों में इन दिनों पूछा जा रहा है।
संसद का शीतकालीन सत्र एसआईआर के चलते पहले से ही बहुत गर्म है और अब विपक्ष सवाल पूछने लगा है कि भाई आप खामोश क्यों हैं सरकार क्यों खामोश है। बीजेपी के भीतर भी बताया जा रहा है कई नेता इस चुप्पी से असहज है, लेकिन बोलेगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। दिल्ली की राजनीति का अनुभव कहता है कि जब सत्ता के सबसे करीबी लोग एक के बाद एक हटाए जाने लगे या इस्तीफा देने लगे तो एक बड़े तूफान का संकेत है या फिर तूफान आने से पहले की प्रिपरेशन है। महादेव ऐप स्कैम की जिस प्रकार से जांच हो रही है और आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार हवाला नेटवर्क, सेलिब्रिटी कार्यक्रमों में इस महादेव ऐप के प्रमोटर्स का पैसा, संदिग्ध विदेशी संपर्क और कई राजनीतिक लिंक जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, उससे देखकर लगता है कि यह मामला केवल छत्तीसगढ़ मतलब जहां से महादेव ऐप स्कैम सामने आया था, या फिर दुबई जहां से यह संचालित होता है, यह मामला वहीं तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसकी आंच दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और यकीन जानिए ये आग बुझने वाली नहीं है। यदि सरकार ने जल्दी ही कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया तो संसद से लेकर सड़क तक और डिजिटल प्लेटफॉर्मों से लेकर मीडिया न्यूज रूम तक हिरेन जोशी का नाम उछलता रहेगा, गूंजता रहेगा। वर्तमान में यह केवल एक अधिकारी या एक नेटवर्क का मामला से जुड़ा मामला नहीं रह गया है। यह प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता, प्रधानमंत्री कार्यालय की विश्वसनीयता और ट्रांसपेरेंसी का प्रश्न बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। दिल्ली इंतजार कर रही है कि कौन सा सच कब आएगा। दिल्ली यह भी इंतजार कर रही है या देश यह भी इंतजार कर रहा है या जानना चाहता है कि यह कोई सफाई अभियान है जैसा कि कहा जा रहा है या फिर किसी आने वाले तूफान का संकेत है। शीतकालीन सत्र निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर लगातार प्रभावित होता रहेगा और आने वाले समय में यदि हिरेन जोशी जी का, सहगल का और जैन के इस्तीफा, इन तीनों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है तो अफवाहों का बाजार भी गर्म रहेगा। अब ये पीएमओ पर है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है और भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो कैसे इन 3 इस्तीफों को जस्टिफाई करेगी। क्योंकि एक बात तो तय है कि जोशी जी जो लापता बताए जा रहे हैं, गुमशुदा बताए जा रहे हैं, यानी कि वो मीडिया के संपर्क में नहीं है। बहुत से पत्रकारों ने बताया है कि उन्होंने जोशी को संपर्क साधने का प्रयास किया लेकिन फोन उठ नहीं रहा है या फोन बंद है। तो ये तो तय है कि हिरेन जोशी जी अब कुछ समय तक पर्दे के पीछे ही रहेंगे। लेकिन सरकार या भारतीय जनता पार्टी इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करेगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि पीएमओ की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवाल थमेंगे या नहीं थमेंगे। धन्यवाद।